नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा है। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं गुलाम वंश को और खिलजी वंश को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो वंश आता है उसका नाम है तुगलक वंश। तो आज दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर तुगलक वंश का टाइम पीरियड अगर देखें, तुगलक वंश का टाइम पीरियड देखें तो 1320 से अंतिम शासक जो रहता है दोस्तों खिलजी वंश का, वो रहता है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र रहता है खुसरो खां। ठीक है, खुसरो खां को क्या करता है, ये हटा देता है, मार देता है गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश की नींव डाल देता है। ठीक है, यहाँ से तुगलक वंश की नींव डलती है। तो 1320 से 1414 तक 94 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बीच में क्या होता है कि 1398-99 में तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है। मतलब वो मंगोल थे, तो यहाँ से कुछ सालों तक लंग का आक्रमण वो साम्राज्य रहता है। तो कुछ तो अगर सही मायने में देखें तो 1398-99 तक ही तुगलक वंश रहता है, लेकिन अगर सब तरीके से मान लिया जाए तो 1414 तक। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं, तो ये तुगलक वंश है। अब तुगलक वंश में बहुत सारे राजा आते हैं दोस्तों, क्योंकि यह 94 वर्षों तक रहता है। लेकिन इन सबको नहीं पढ़ना है हमको जो पढ़ना होता है मेन वो 3-4 है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, तुगलक वंश की जो नींव डाली थी दोस्तों, वो डाली थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो सबसे पहले इसको पढ़ना होता है। गयासुद्दीन तुगलक का देखें तो ये 1320 से दोस्तों ये था 1320 से 1325 तक 5 वर्षों के लिए। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों जो देखें तो एक दीपालपुर हुआ करता था, वहाँ का सूबेदार था। इसका जो पिता वो पिता मतलब तुर्की था और इसकी जो माँ थी वो हिंदू जाट थी। ठीक है, ये इनके माता पिता थे। बचपन में ही क्या बहुत साधारण परिवार से था ये, और धीरे धीरे इसका जो जीवन था दोस्तों, बेसिक जीवन जो कि वो बहुत साधारण तरीके से था। फिर ये अपनी मेहनत से, अपनी लगन से क्या इसने कि सेना में आ गया। और सेना में देखें तो दीपालपुर में एक जगह है, दीपालपुर में सूबेदार के पद पर ये नियुक्त हो गया। फिर धीरे धीरे अच्छा काम करता रहा, सैनिक के पद पर आ गया और सेनापति बन गया। और फिर क्या हुआ, जब इसकी सेना हो गई तो इसने क्या किया कि छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतना शुरू किया और फिर धीरे धीरे दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, और जब इसको पता चलता है कि खिलजी वंश कमज़ोर हो चुका है और जो अंतिम शासक है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र जिसका नाम है खुसरो खां को क्या करता है, ये हार देता है और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की दोस्तों नींव डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक आता है। अब ये बुजुर्ग हो चुका था, तो क्या होता है, इसका जो पुत्र था जिसका नाम था जूना खां, जो आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जूना खां वो सब कुछ देखता था। अब क्या हुआ कि साम्राज्य फैल रहा था और इसका जो सेनापति था वो इसका पुत्र जूना खां ही था। अब होता क्या है कि जो गुजरात उस समय दोस्तों मंगोल थे, मंगोल के काफ़ी आक्रमण हुए, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी राजवंश बदलता था तो वापस आते थे। अब अगर देखें गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश था तो इल्तुतमिश ने अच्छे संबंध बना लिए उससे, तो फिर उसके बाद में मंगलों के आक्रमण हुए थे लेकिन इतने नहीं हुए थे। फिर खिलजी वंश में भी देखें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी अच्छे संबंध बना रखे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो था। अब गयासुद्दीन तुगलक ने नए वंश की नींव डाली, तो फिर से क्या हुआ कि जो मंगोल थे वो आए, क्योंकि नया वंश आ चुका था। अब जब आए तो इस बार 29 बार आक्रमण हुए और 29 बार क्या हुआ, असफल रहे, क्योंकि इसके पास काफ़ी अच्छी सेना थी। इसका सेनापति भी जो इसका पुत्र था जूना खां, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहा था। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि मंगलों के आक्रमण सब कुछ चल रहा था। अब एक बात आती है
कि इसका जो पुत्र था थोड़ा लालची मिजाज का हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। तो क्या हुआ कि बंगाल विजय के उपलक्ष्य मतलब बंगाल जीत कर, ये यहाँ दोस्तों यहाँ बंगाल देखेंगे, बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल गया सेना लेकर और वहाँ से जब जीत कर लौट रहा था, ठीक है, तो इसके लड़के ने, जूना खान ने एक महल बनवाया था, नया एक महल बनवाया। और जब महल, ऐसा कहा जाता है कि वो पूरा महल लकड़ी का था। अब ये लकड़ी का पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। और जब ये उस महल में प्रवेश किया तो उस महल का कुछ हिस्सा गिरा होगा उसके ऊपर, जो पूरी तरह से बना नहीं होगा, उसको लगाया नहीं होगा सही तरीके से। जब अंदर उसने प्रवेश किया तो कुछ गिरा उसका लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा इसके सिर पर, और ये मर गया। तो मतलब महल में जाने से क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, ठीक है, 1325 में। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसकी तो मृत्यु हो गई। अब ये साजिश इसके पुत्र ने की थी या इत्तेफाक से ये मर गया, ये दोस्तों इसमें इतिहासकारों मतभेद हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसका पुत्र, उसको लगा कि अगर मैं जैसे ही मेरे पिता की मृत्यु हुई और मैं बैठ गया राजगद्दी पर, तो जनता आप समझेगी कि इसने ही मारा, ये राजगद्दी का लालची है। तो उसने ऐसा शक ना हो जनता के बीच, इसलिए उसने क्या किया कि वो शोक मनाता रहा 40 दिन तक, दुख में रहा, सबको अपना दुख बताता रहा और काले कपड़े पहने उसने, ये सब दोस्तों वो शोक करता रहा, ठीक है। और 40 दिन के बाद फिर क्या हुआ, राजगद्दी पर बैठा। तो दोस्तों जो मेन शासक पढ़ना है वो पढ़ना है हमको मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर टाइम देखें तो 1325 से 1351 तक ये दोस्तों रहता है। अगर देखें दोस्तों पूरी दिल्ली सल्तनत में अगर देखें तो सबसे जो पढ़ा लिखा था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था दोस्तों, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे वो इसने क्या किया दोस्तों, 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, 5 इसने अलग अलग तरीके से कुछ योजनाएं बनाई थी और पांचों ही दोस्तों असफल होती है। इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे कह सकते हैं कि विफल राजा कहा जाता है। इसने दोस्तों कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं कि आगे की सोच ली थी, फ्यूचर के ये होना चाहिए, उसने उसी समय वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसको खामियाजा भुगतना पड़ा। ये कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा सोचने लग गया था और कुछ एक्स्ट्रा प्रयोग करने लग गया था। तो दोस्तों इसने क्या क्या वो देखते हैं, देखिए 1325 से 1351 तक ये राजा बना, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसने 5 किए दोस्तों, 5 बारी बारी से आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये किया कि जो दिल्ली राजधानी हुआ करती थी उसने देवगिरी ट्रांसफ़र कर ली, देवगिरी ट्रांसफ़र की। और वहाँ क्या कि दौलताबाद नाम रख कर वहाँ सैनिक को तो बोला कि हम पूरा राजपाट वहाँ लेकर चलेंगे, जनता को भी बोल दिया, प्रजा को भी बोल दिया कि हम क्या करेंगे, वहाँ चलेंगे। अब जो उस समय क्या था कि जनता, मौसम ख़राब था, बरसात का मौसम था, आधे गए, आधे रास्ते में बीमार हो गए, आधे मर गए, और जैसे तैसे गिरते पड़ते क्या हुआ दोस्तों, वहाँ तक पहुँचे। वहाँ तक पहुँचे तो फिर क्या हुआ, इसको फिर लगा रहे यार यहाँ कुछ जम नहीं रहा है, वापस दिल्ली लाया। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जनता, इसकी प्रजा पूरी तरह नाराज़ हो गई, पूरी तरह जनता इधर उधर पिसती रही, ठीक है दोस्तों। इसका ये एक्सपेरिमेंट भी क्या हुआ कि पूरी तरह विफल हो गया। फिर इसने क्या किया कि जो मुद्रा थी, मुद्रा में क्या किया इसने, सांकेतिक मुद्रा, उसमें जो मुद्रा होती थी, जैसे सिक्का हम देखते हैं उसमें नंबर, जैसे आज हम देखते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये जो रहते हैं, 3 तो नहीं होता है, ऐसी सांकेतिक मुद्रा जो संकेत लिखा हो वो इसने क्या किया कि जारी की। तो इसने तांबे के सिक्के, है ना, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के, इसने ये सिक्के जारी किए और जनता को बोल दिया कि जो तुम्हारे पास सोना है वो राजकोष में जमा करवा दो, और ये सिक्के, अब ये सिक्के ही चलेंगे पूरे मार्केट में और सिक्के ही सब कुछ रहेंगे। अब जनता ने क्या किया, सिक्के बना लिया। अभी क्या हुआ कि जनता ने इतना आगे का सोच लिया कि जो नकली सिक्के उन्होंने अपना वहाँ डालने शुरू कर दिए अपने अपने घरों में, अपने अपने तरीके से, अंदरूनी तरीके से, गुप्त तरीके से, किसी को पता ना हो।
तो जो इसने असली सिक्के दिए थे उसको देखे देखे उन्होंने क्या किया दोस्तों के नकली सिक्के भी जारी कर लिए। अब मार्केट में असली सिक्के से ज़्यादा नकली सिक्के प्रचलन में आ गए। अब इसकी योजना थी दोस्तों ये उल्टी पड़ गई। अब इसने इसको जब पता चला तो इसने क्या किया, इसने फिर से उसका विमुद्रीकरण करना शुरू किया। इसने फिर ऐलान किया कि एक काम करो, जो तुम्हारे सिक्के हैं वो जितने भी सिक्के मैंने चलाए थे वो वापस लौटाओ सरकार को, और क्या करो कि तुम्हारे जो सोना है वो वापस ले लो, जितने सिक्के लाओगे उतना तुमको तुम्हारा जो जमा किया था वो वापस मिल जाएगा। अब क्या किया इसने कि नकली सिक्के, जो असली सिक्के थे वो तो काफ़ी कम मात्रा में और असली सिक्के काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में आ गए। फिर इसने क्या किया कि टीमें गठित की और देखा कि कौन सा असली और कौन सा नकली सिक्का है। तो फिर क्या हुआ कि काफ़ी अंबार लग गया था इसके खजाने में, नकली सिक्कों का बजाय असली सिक्के काफ़ी कम थे, नकली काफ़ी ज़्यादा। फिर इसने उसके बदले लौटाए तो नहीं, लेकिन इसकी योजना भी असफल हो गई कि कितना इसको नुकसान हुआ, क्योंकि नकली सिक्के जमा तो करवा दिए लोगों ने और उन्होंने तो अपना क्या हुआ ले लिया खजाना और वो तो चले गए। तो यहाँ से खजाना राजकोष ही खत्म हो गया। 2 एक्सपेरिमेंट। तीसरा क्या किया दोस्तों इसने कि कृषि पर ध्यान दिया और कृषि विभाग की क्या की स्थापना की। क्या किया दोस्तों इसने कि सब कुछ किसानों को जो लगेगा उनको खेत में जितना खर्चा लगेगा, ठीक है, वहाँ अधिकारी छोड़े जाएंगे उनकी देखभाल करने के लिए। उसके बाद में बेल दिए जाएंगे और जो भी उनको लगता है काम में कृषि करने के लिए अनाज वनाज सब कुछ दिया जाएगा। मतलब सारा खर्चा क्या करेगी सरकार करेगी और किसानों को अपनी मेहनत करनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में से भरपाई होगी। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो इसने इतना एक्स्ट्रा सोचा तो लोगों ने भी क्या किया और एक्स्ट्रा सोच लिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ से करप्शन होना शुरू हो गया। जो अधिकारी थे, अधिकारी जो सरकार से जो लेते थे खजाना और जो पैसे, वो उनको किसानों को मुआवजा देते नहीं थे, देते थे तो बहुत कम रहते थे, अपने पास रखते थे। किसान क्या थे कि किसान खेती करता ही नहीं था और कहता था कि ऐसी खेती हम नहीं कर पाएंगे, और जो अनाज पानी मिलता था वो खुद ही रख लेते थे, बेल भी खुद ही रख लेते थे। फिर क्या हुआ दोस्तों कि ये तो सब कुछ चल रहा था, जो भूमि ऐसी दी जाती थी कि वहाँ किसान खेती कर ही नहीं पाता। तो दोस्तों सबकी अलग अलग समस्या थी, तो इसने जो खजाने में से धन दिया था वो दोस्तों सब ने अपने अपने फ़ायदे के लिए रख लिया, और यहाँ से क्या हुआ कि इसकी ये योजना भी असफल हो गई, ठीक है दोस्तों। तो मुद्रा की योजना भी असफल हो गई, कृषि विभाग की योजना भी असफल हो गई, और जो राजधानी परिवर्तन किया था वो भी उसकी योजना असफल हो गई। 3 हो गई, ठीक है दोस्तों। अब चौथी योजना अगर देखेंगे तो 2 आप मतलब इसने वृद्धि डबल कर दी। जैसे कि क्या हो कि जैसे कि एक नदी रहती है और नदी के दोनों तरफ से नदी जाती है, ठीक है, तो वहाँ जो भूमि रहेगी उसके बीच में वो अधिक सिंचित रहेगी, अधिक उपजाऊ रहेगी। तो इसने क्या किया कि वहाँ से अधिक डबल खर्चा लिया जाएगा 1/2। उस साल क्या हुआ कि पानी नहीं गिरा, मौसम ख़राब हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा। तो क्या हुआ कि जब फसल हुई नहीं तो फिर इसको तो वहाँ से कुछ मिला ही नहीं, इसकी योजना भी असफल हो गई। फिर विजय अभियान, विजय अभियान में क्या है कि इसने कुछ जितने भी अभियान किए थे वो सब असफल हुए। जो मध्य एशिया में स्थिति खराब हो रही थी, जो राजा थे अंदर ही अंदर युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। अब अंदर ही अंदर लड़ रहे थे, इसने सेना को संगठित किया और वहाँ गया तो स्थिति सारी सही हो गई। अब ये वहाँ जाकर करे क्या। फिर एक और अभियान क्या था इसने कराचील अभियान, जो कि अगर देखते हैं तो इधर हिमाचल उत्तराखंड के पास में कराचील अभियान में सेना को संगठित किया, और पहले से इसने सोच रखा था कि हमको काफ़ी युद्ध करना उससे और बड़ी मात्रा में। तो इसने बड़ी मात्रा में अपने राज्यों से क्या किया कि सेना को संगठित किया और पहले से एक्स्ट्रा उनको पैसे दे दिए अपने खजाने में से पहले से ही, कि हमको युद्ध करना और बहुत बड़ा युद्ध करना, बहुत बड़ा हम जीत कराएंगे उधर से। तो पहले से एक्स्ट्रा में खर्चा कर दिया, राजकोषीय खजाना सारा खत्म हो गया और सेना संगठित की। और जब वहाँ जाकर गया तो राजा इतना कमज़ोर था कि उसने पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली कि लो मैं तो पहले ही तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसकी यह योजना भी असफल रही दोस्तों। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको सबसे असफल व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसने ये तो इसकी 5 योजना थी जो कि काफ़ी असफल हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों अगर देखें तो इसने कुछ नगर बसाए थे, जैसे तुगलकाबाद हुआ, ठीक है, एक बसाया था जिसका नाम था फिरोजशाबाद, ठीक है। ये काफ़ी सारी 300 लगभग 300 करीब नगर बसाए थे इसने, और नहरें भी खुदवाई थी इसने, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने।
दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। दोस्तों ये तो इसकी एक्सपेरिमेंट हुआ। इसी के समय दोस्तों अगर देखें तो साउथ में दक्षिण भारत में देखें तो 2 नए राजवंश का उदय होता है। 2 नए राजवंश कौन कौन से? तो दोस्तों ये जो तमिल का क्षेत्र देख रहे हैं आप, जो तमिलनाडु है और एक केरला या थोड़ा कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्रा, ये दोनों इन राज्यों को कुछ कुछ क्षेत्रों को काट कर इतने इतने क्षेत्र में दोस्तों देखें यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक राजवंश का उदय हुआ था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। वो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। उसके ऊपर जो एक साम्राज्य का उदय हुआ था जिसका नाम था, ये दोस्तों सॉरी, ये बहमनी साम्राज्य है और ये विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है दोस्तों, नीचे जो था वो विजयनगर साम्राज्य था और ऊपर बहमनी साम्राज्य। तो ऐसा आ सकता है कि जो विजयनगर साम्राज्य की जो नींव डली थी वो उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका राज था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। बहमनी के समय जो विजयनगर साम्राज्य दोस्तों 1336 से 1646 310 वर्ष तक चलता है, और जो बहमनी साम्राज्य है दोस्तों वो चलता है 1347 से उसकी स्थापना हुई थी और 1527 तक। ठीक है दोस्तों, और भी वो खंडों में विभाजित हो गया था 5 प्रांतों में, 5 राज्यों में, जैसे गोलकुंडा हुआ, अहमद हुआ, बीजापुर हुआ, बरार हुआ, है ना, इस तरह से 5 में। लेकिन एक युद्ध होता है तालीकोटा का, इसमें फिर सब आ जाते हैं और विजयनगर के खिलाफ युद्ध करते हैं। तो ये हिंदू साम्राज्य था और ये मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। देखिए तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों हमने देख लिया, असफल व्यक्ति था। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि 1351 में इसकी मृत्यु के बाद जनता इतनी परेशान हो चुकी थी दोस्तों कि वो इससे छुटकारा पाना चाहती थी, और ये भी इतना परेशान हो चुका था कि वो जो करता था सब असफल होता था, तो ये भी परेशान था। फिर 1351 में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, इसके बाद इसका चाचा का लड़का, इसका चचेरा भाई आता है जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज तुगलक भी लिख सकते हैं। फिरोज तुगलक, ठीक, फिरोज तुगलक आया, इसके चाचा का लड़का। इसने भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। देखें इसका समयकाल देखें तो 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने 24 प्रकार के टैक्स लगा रखे थे हर चीज़ पर, इसने 24 प्रकार के टैक्सों को ख़त्म कर दिया और इसे 4 प्रकार के टैक्स लगाए, मतलब सबको इसने सीमित कर दिया। ठीक है, एक बात। फिर इसने 3 प्रकार की संस्थाएं बनाई। ठीक है, 3 प्रकार की संस्थाएं बने। एक तो दीवाने बंदगाह। दीवाने बंदगाह में क्या होते थे, दास होते थे, उनके लिए एक विभाग बनाया। दीवाने खैरात और दरो सफा, ये सब दोस्तों अपने अपने लेवल पे क्या करते थे, विभाग जो ये संस्थाएं होती थी ये कार्य करती थी। ये फिरोज शाह तुगलक ने, और ये काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था दोस्तों। तो ये धार्मिक तरीके से हर कार्य करता था, अपने अलग नीति से कुछ नहीं करता था। मुस्लिम धर्म को इसने फैलाया और काफ़ी धार्मिक तरीके से अपने कार्य को करता था। जो कि मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का, उसने धर्म को पूरी तरह से नकार दिया था और बोला था कि धर्म और राजनीति एक है, अलग अलग है, एक नहीं हो सकती। इसने धार्मिक प्रवृत्ति का तो धार्मिक तरीके से क्या किया, अपने साम्राज्य को फैलाया था। ठीक है दोस्तों, इसने कुछ नगर भी बसाए थे, जैसे कि अमन फतेहाबाद और ऐसे यूपी में जो शहर है वो है इसके नाम पर। दोस्तों अगर देखें तो दिल्ली में एक स्टेडियम भी बना हुआ है, क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला। ठीक है, और इसका नाम बदलकर अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में हुआ। एक और बात दोस्तों कि इसके समय जो कुतुब मीनार थी, जो कुतुब मीनार का जो ऊपर की 2 माले हैं, जो 2 माले, वो 2 माले भी इसने चढ़वाए थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 3 बातें यार। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन वो तो मर गया था। तो फिर क्या हुआ कि वो कार्य अधूरा रह गया था। उस कार्य को फिर पूरा किसने करवाया, तो उस कार्य को इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, और उसके 2 माले और किसने चढ़वाए, तो फिरोज शाह तुगलक ने चढ़वाए थे। 3 बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में हुआ। इसके बाद में दोस्तों जो वंशज आते हैं वो काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे छुटपुट आते रहते हैं।
फिर क्या हुआ कि जो मंगोल था, मंगोल का उस समय जो नेता हुआ करता जिसका नाम था तैमूर लंग, तो वो थोड़ा लंगड़ा था इसलिए तैमूर लंग। तैमूर 1398-99 के आसपास उसने आक्रमण किया और उसके पास काफ़ी योग्य व्यक्ति हुआ करता जिसका नाम था खिज्र खां। तो खिज्र खां था और क्या हुआ कि उसने धीरे धीरे आया और एकदम दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और इसका जो शासक था उस समय नासिरुद्दीन तुगलक करके काफ़ी कमज़ोर था, वो भाग गया। और फिर क्या हुआ कि इसने दिल्ली पर आक्रमण करना किसने, तैमूर लंग ने। और मुगलों का साम्राज्य यहाँ पर, मंगलों का साम्राज्य यहाँ पर क्या क्या स्थापित कर दोस्तों, मुगल बोल रहा हूँ, मुगल नहीं बोल रहा हूँ, मुगल की जो साम्राज्य 1526 में बाबर स्थापित करेगा, ठीक है। तो मुगल क्या था, तैमूर लंग ने यहाँ पर उसकी स्थापना की, लेकिन ये ज़्यादा समय तक साम्राज्य को चला नहीं पाया क्योंकि ये लुटेरे थे दोस्तों, इनमें वो गुण नहीं थे और ये इनके शौक भी नहीं था कि राज्य करें, जनता प्रजा में जाएं और ये सब कार्य राजपाट संभालें। वो लुटेरे थे, आते थे, लूटपाट करते थे और अपना चले जाते थे, तो उसको ज़्यादा जमा नहीं तैमूर लंग को। तो उसने कुछ समय तक राज किया और फिर उसके बाद में उसका पुत्र था शहजादा शाहरुख। शहजादा शाहरुख को बोला, उसको राजा बनाया और उसका संरक्षक बनाया खिज्र खां को। खिज्र खां को बोला कि तेरे को सब कुछ देखना है, पुत्र को राजा रहना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ समय तक शहजादा शाहरुख भी हट गया और खिज्र खां को सारा साम्राज्य सौंप दिया और तैमूर लंग चला गया। फिर खिज्र खां ने किया क्या कि 1414 से 1451 तक दोस्तों सैयद वंश की नींव डाली, ठीक है दोस्तों। तो सैयद वंश को हम जो पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। 3 राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आगे का वीडियो हम अगले दिन कवर करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।